नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का खास पेशकश हमारी, जिसमें कि शेयर बाजार से जुड़ी हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ होता है खबरों का खेल, जहां कहां पर खबरों के चलते किन शेयरों में पिटाई हो रही है, किन शेयरों में तेजी का माहौल बन रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आईपीओ बाजार में किस तरह की हलचल चल रही है, आईपीओ हो तो ऐसा में ये समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आखिर में यही है सही है। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा हुई और 5 साल के बाद आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती की गई है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई और 6.5% से घट करके ये हो गई है 6.25%। आपको बता दें, इसके अलावा बहुत सारे लक्ष्यों में भी परिवर्तन किया गया है। महंगाई दर के लिए जो आंकड़े बताए गए हैं वो बताया गया 4.2% के आसपास महंगाई दर FY26 के लिए रह सकती है। FY26 के लिए जीडीपी अनुमान जो बताया गया वो 6.7%। ये देखिए, ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो 6.4 का रखा 6.6 का रखा गया है दिसंबर पॉलिसी में। फरवरी पॉलिसी में 6.4। वहीं आपको बता दें, जो प्रोजेक्शन जो किया गया है सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर के FY25 के लिए, वो रखा गया है 4.8%। तो ये वो आंकड़े हैं जो है जिस पर जो है सबकी नज़रें लगी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद, 5 साल के बाद आरबीआई की कटौती के बावजूद जो है हम देख रहे हैं बाजार के अंदर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुका था कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती होगी। कहा यह गया आरबीआई गवर्नर की तरफ से कि महंगाई दरों में कटौती हो रही है और सर्वसम्मत से ये फैसला लिया गया है। FY26 में महंगाई दर तय लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बड़ा सवाल ये कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का असर जो है वो किन शेयरों को पड़ेगा, कौन से वो शेयर हैं जिनको कि इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस कार्यक्रम में तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर तो होंगे ही होंगे। और अब रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान अरुण मंत्री जी को, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। महत्वपूर्ण दिन, काफ़ी सारी अनुमान थे लेकिन बाजार को पसंद नहीं आए, वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? क्या फैक्टर इन था, ये वो कारण है, या फिर जिस तरीके से रुपए में गिरावट रही है, वो जो चिंताएं अभी भी बरकरार हैं, उसकी वजह से बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। और सेकेंडली विपुल जी, मुझे लग रहा है मार्केट में तो पैटर्न जरूर था, पर मार्केट मुझे लग रहा है वापस रिकवरी कर जाएगा आज, नहीं तो मंडे के सेशन में जरूर देखने को मिलेगा। आज तो नीजक रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। यूजुअली विपुल जी, हम काफी दिनों से आप और हम भी काफी दिनों से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रैक कर रहे हैं। यूजुअली पॉलिसी के दिन रिवर्स का ट्रेड देखने को मिलता है, फिर वापस मार्केट अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान देता है। तो मुझे लग रहा है मार्केट परफेक्टली पॉइज्ड है वापस ऊपर जाने के लिए। दो चीजें हैं विपुल जी, हम काफी दिनों से 23,400 की बात कर रहे थे। 23,400 मार्केट निकाल नहीं रहा था, मार्केट 3 दिन से उसी के ऊपर क्लोज दे रहा है। तो 23,400 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता। हमने क्लियरली यही व्यू बनाया है कि मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट में सेल भी नहीं करना है। जब तक 23,400 के ऊपर है, मार्केट बुलिश जोन में ही रहना चाहिए। जहां तक टारगेट्स की बात है, 23,800 23,850 वहां तक मुझे लगा है पोजिशनली निफ्टी जा सकता है। तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन हो रहा है, हेल्दी कंसोलिडेशन है। और जब तक 23,400 होल्ड कर रहा है, आपको मार्केट में बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स ही रखना है। पर सर, जब बाजार में रिकवरी आई थी, बहुत लोग 24,000 24,500 तक की बात कर रहे थे। क्या वो अब आने में अभी समय लगेगा? विपुल जी, चार्ट्स को हम थोड़ा क्लीनली एनालाइज कर रहे थे 2 दिन से, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में था। और जहां तक चार्ट्स की बात है, 24,100 तक मार्केट जा सकता है। 24,100 वही लेवल है जहां से मार्केट वापस सेकंड टाइम गिरा था। अगर आप थोड़ा वीकली चार्ट देखते हैं तो 24,100 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल मैं मार्केट को 24,100 के ऊपर नहीं देख रहा। क्लियरली वो स्टांस अभी भी क्लियर है। पहला टारगेट 23,800 के आसपास ही रहेगा। 23,800 पे भी अटक सकता है मार्केट, और 24,100 इसके ऊपर भी मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता है। और नीचे में क्लियर कट स्टॉप लॉस 23,400 का है। 23,400 के ऊपर जब तक है, आपको मार्केट में बाय ऑन डिप्स रहना है। 24,800 23,800 और 24,100 ये दो टारगेट रहेंगे। 24,100 24,000 24,100 इसके ऊपर विपुल जी मैं फिलहाल मार्केट को जाता हुआ नजर नहीं आता। ठीक सर, बड़ी संख्या में अरुण जी आपसे लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है और उन प्रश्नों के उत्तर आपसे हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी ने कल थोड़ी सी नाराज़गी भी जताई थी कि उनका सवाल नहीं लिया गया। आज उनके प्रश्न को सबसे पहले शामिल करते हैं और कह रहे हैं कि विपुल सर, यस्टरडे यू डिडंट टेक माय क्वेश्चन, प्लीज़ टेक इट टुडे। बिल्कुल, सवाल शामिल कर लिया गया आपका। MRPL के ऊपर, मैंगलोर केमिकल के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, इनका सवाल है। और मैंगलोर केमिकल के 322 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव जो है सर वो 173 रुपये ये बता रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? अभी अगर हम देखें तो मैंगलोर के जो भाव हैं जो है
अभी इन लेवल्स के ऊपर कैसे देख रहे हैं सर आप? ट्रिपल स्टॉक मजबूत है और एग्जैक्टली मैं न्यूज ट्रैक, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से इसका मर्जर होने वाला है कैट पैनेजिक कॉर्पोरेट से। एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ये चीज जरूर का ध्यान रखना, टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। 163 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉक मजबूत है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मार्केट में भी स्टॉक में हायर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 163 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगे, 180 182 वहां तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक जाना ही चाहिए। तो काफी स्ट्रांग स्ट्रक्चर है और जी, 163 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 163 का स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ क्या टारगेट बताया सर आपने? 180 जो कि रिसेंट हाई बना था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 21 जनवरी के आसपास। जी, 180 और 182 वही टारगेट। 180 182 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपने खरीदा हुआ है 173 पे। तो यहाँ पर 6-7 रुपये आपको मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है नितेश जी। इस बीच जाकिर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाकिर साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब नमस्ते साहब, कैसे हैं साहब? हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं जाकिर साहब आप? मैं साहब हैदराबाद से बोल रहा हूँ साहब। अच्छा, हैदराबाद से बोल रहे हैं। हैदराबाद में लोग देख रहे हैं बोनस को? बहुत दिख रहा है सर, हमारे पूरे दोस्त लोग तो आप ही के फेवर में हैं सर। अरे थैंक यू सर। और हैदराबाद में इसको चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही लोग हमारा परिवार हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? साहब मेरा कल्याण ज्वेलर्स में 300 शेयर है, 555 में। अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स में किस रेट पे लिया सर आपने? मैं 555 में लिया साहब, 300 शेयर। 300 शेयर 555 पे। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? साहब होल्ड का जब बोले तब तक होल्ड करेंगे, है थोड़ा सर। प्रॉफिट आना चाहिए साहब। हाँ, प्रॉफिट आना चाहिए, ये उद्देश्य इनका रखा हुआ है। 12-13 रुपए के लॉस में है, ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। सोने की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और आज कई दिनों के बाद हम 100-150 रुपए के आसपास के सेक्स पे गिरावट देख रहे हैं कल्याण माफ़ कीजिएगा, सोने की कीमतों में। सर कल्याण ज्वेलर्स पे अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी? 12-13 रुपए के लॉस में है। आवाज़ मिल रही सर अरुण सर आपको? चलिए कोशिश करते हैं दोबारा उनसे संपर्क करने की। फ्रीज हो गए शायद, नेटवर्क का इशू जो है आ रहा है। कोई बात नहीं, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच में ज़रा फटाफट नज़र डाल लेते हैं कुछ एक शेयरों में जहां पर आउट परफॉर्मेंस आज के इस सुस्त बाजार में देखने को मिल रही है। और उसमें हम देख रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप शामिल है। भारतीय हेक्साकॉम में जो है नतीजों के बाद काफ़ी शानदार मोमेंटम बंद देखते को मिल रहा है। वहाँ 7% के आसपास की तेज़ी देनी हुई है। भारतीय एयरटेल में भी अच्छी तेज़ी है, लेकिन भारतीय एयरटेल में बातचीत करेंगे खबरों का खेल में कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा आज फर्टिलाइज़र पैक में भी अच्छी मजबूती है, जिसमें चंबल फर्टिलाइजर शामिल है। इसके अलावा जो मिड कैप गेनर्स है उसमें अपोलो टायर शामिल है। आरईसी अच्छी बढ़त दिखा रहा है, 2-2.25% ऊपर। वेदांता के शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। एनएमडीसी, ट्रेंट, ये वो शेयर हैं जो कि आज मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा करीब 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ इन मिड कैप शेयरों के अंदर यहाँ पर की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार में जो ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है उससे हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो का मोमेंटम जो है वो जो है ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुण जी शायद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो जी 100% सुन पा रहा हूँ। आज थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं प्रॉपर ऑफिस पहुंच नहीं पाया किसी वजह से, तो जी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है अब थोड़ा नेटवर्क जी बराबर हो चुका। जी सर बताइए सर, कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के प्रश्न था सर इनका। विपुल जी 510 515 एक सपोर्ट है। वैसे इनको एक चीज ध्यान रखनी है, स्टॉक का ट्रेंड अभी नेगेटिव है और ओवरऑल न्यूज फ्लोज काफी ज्यादा है। काफी न्यूज फ्लो स्टॉक के रिलेटेड आ भी रहे हैं। तो एक चीज का ध्यान रखें, 520 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इनके बाई प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है और हो सकता है इनके बाई प्राइस के ऊपर एक बार का स्टॉक निकलता हुआ भी नजर आए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सुधर सकता है। तो बाई प्राइस के आसपास भी आता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो जरूर निकले। स्टॉक से मेरे ख्याल से एक बार दूरी बनाना ज्यादा बेटर है। और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 520 का स्टॉप लॉस 3 से 4% दूर है, पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। तो 520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कॉस्ट के ऊपर भी आता है, थोड़ा बहुत भी मुनाफा होता है, स्टॉक से निकल जाए। ठीक है सर, ये रणनीति जो है वो कल्याण ज्वेलर्स के लिए सजेस्ट की गई है आपके लिए। इस बीच काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल जो है पीएसयू पावर कंपनियों को लेकर के, खासतौर से दो पे आपकी राय। एक तो इरिडा जो कि 190 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, क्या ये 200 के ऊपर जा कर के जो लोगों की पोजीशन फंसी हुई है 250-250 के आसपास, वहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इरिडा को लेकर के सर, और क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू भी रखा जा सकता है क्या? और दूसरा है एनएचपीसी, जिस पर लंबे समय से हम लोग बातचीत करते चले आ रहे हैं, लेकिन लोग निकले नहीं हैं। अभी भी उनकी पोजीशन बनी हुई है और होल्ड कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी अब एनएचपीसी को लेकर के होनी चाहिए?
विपुल जी आपने सही कहा, एनएचपीसी इरेडा दोनों पे हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं और मेजर सपोर्ट्स बार बार ब्रीच होते हैं और स्टॉक वापस नीचे के रुझान ही बता रहा है। पर जहां तक इरेडा की बात है 180 200 एग्जैक्टली ये रेंज के बीच में अभी ये स्टॉक चल रहा है, तो कोई प्रॉपर आप कह सकते हैं मोमेंटम नहीं है, ऊपर की तरफ भी नहीं है, नीचे की तरफ भी नहीं है। तो 180 का एक स्टॉप लॉस सभी को रखना चाहिए। अगेन पिछले बार भी हम जब मिले थे तभी भी स्टॉप लॉस बताया था कि 180 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ेगी। एनएचपीसी का भी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं नेगेटिव टू साइडवेज है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है 74 के आसपास है। अगर 74 ब्रीच होता है तो ये स्टॉक में भी मोमेंटम फिजल आउट होके बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 180 का स्टॉप लॉस इरेडा में लगाए और 74 का स्टॉप लॉस आपको एनएचपीसी में लगाना है। इनके नीचे स्टॉक जाता है तो स्टॉक से अपनी पोजीशंस को निकालना। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बार बार इस तरह के शेयरों में जो है जब जब हम देखते हैं कि सपोर्ट के स्तर नीचे टूटते हैं तो फिर लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे की गिरावट देखने को मिलती है। तो ये इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सुमन सौरभ जी ने प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं कि सर प्लीज़ शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए बंधन बैंक और एसबीआई कार्ड को लेकर के। और ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जो कि आरबीआई की क्रेडिट का पॉलिसी से काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाले। कल हमने एक ब्रोकर्स पोल भी किया था और उस ब्रोकर्स पोल में भी बहुत लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय कुछ एक रिपोर्ट्स थी, उसमें भी कहा गया था कि एसबीआई कार्ड को फ़ायदा होने की बात की जा रही थी। सर एसबीआई कार्ड पे अभी क्या व्यू लिया जाए, क्योंकि 809 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, लेकिन अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो पिछले एक साल में इस शेयर ने 10-11% के आसपास का रिटर्न दिया, लेकिन पिछले एक महीने में जब बहुत सारे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ऐसे में एसबीआई कार्ड ने हमने देखा कि 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आपकी सलाह क्या होगी एसबीआई कार्ड को लेकर के? और दूसरा इनका बंधन बैंक था। विपुल जी आपने सही कहा। वैसे अगर जनवरी 1 से ही देखें तो 660 पे ये स्टॉक 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 140 रुपए आप 40 दिन की 40 या 45 दिन में स्टॉक आ चुका है। तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली ज्यादा कोई ट्रैकिंग नहीं है तो इसमें कोई राय नहीं है, और टेक्निकली काफी साउंड है। और जब तक ये स्टॉक 780 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट के संकेत अभी भी है। जहां तक टारगेट की बात है 845 852 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो एसबीआई कार्ड में डेफिनेटली होल्ड करें और 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक बंधन बैंक की बात है, बंधन बैंक एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और एक बड़ी गिरावट के बाद अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है। तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय तो नहीं है क्योंकि स्टॉक में बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। पर स्टॉप लॉस लगाना है 142 का। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 10 रुपए, पर 142 का बड़ा सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगाए। जो ओवरऑल चार्ट बता रहा है थोड़ा राइज आ सकता है स्टॉक पे, हो सकता है 165 से 170 तक एक बाउंस आता हुआ नजर। ठीक, तो ये बात बंधन बैंक, एसबीआई कार्ड, इन दोनों पे राय निकल करके आती हुई अगर आपकी पोजीशन है तो इन लेवल्स का आप अवश्य ध्यान रखें। इस बीच राकेश कुमार जी फोन लाइन पर हमारे साथ उपलब्ध हैं। राकेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं? सर बिहार से बोल रहे हैं, साहेबगंज से। बढ़िया है। साहेबगंज से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम हमारे और क्या प्रश्न है आपका? बहुत बढ़िया, सुपर फाइन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर दीजिए का अपने पास 1000 शेयर है, क्या लिख के भेजे हुए हैं, जरा ध्यान में नहीं है। चलिए जी जी जी, इनका 118 पे कंपनी का क्या नाम क्या बताया आपने सर? इरिडा इरिडा इरिडा। अच्छा, इरिडा पे अभी बात हो रही थी इरिडा को लेकर के। चलिए ठीक है। और 189 पे बताया आपने? जी नहीं नहीं, 218 पे। चलिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इस पे बातचीत कर रहे थे। पूछते हैं अरुण जी से। अरुण जी एक बार फिर से अगर इनके लिए, चूँकि बिहार से हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, अपनी टिप्पणी को जो है अगर आप फिर से दोहरा सकें तो। विपुल जी अगेन वही सेम राय है कि 180 और 200 205 इसी के बीच में स्टॉक कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक में, तो ऐसा कोई बड़ा बुलिश या बेरिश कोई भी स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। पर 180 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है, ये चीज इनको भी ध्यान रखनी चाहिए। तो 180 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 180 का क्लोजिंग बेसिस पर रखते हैं तो और बेहतर है। ऊपर में 200 और 205 इमीडिएट टारगेट रहेंगे, फिर भी इनके बाई प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है 200 205 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे रिव्यू करें और नीचे में 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है सर। वैभव सिंह जी का प्रश्न लेते हैं। वैभव जी कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, मैं आपको मनी 9 के टाइम से ही फॉलो करते आ रहा हूं, आप जहां जाएंगे हम भी वहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी आपका, आपकी टिप्पणी के लिए और आप सभी दर्शकों का, आप लोगों के प्रेम और सपोर्ट के लिए। कह रहे हैं कि महिंद्रा फाइनेंशियल में 98 शेयर हैं, 310 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं
और अब मुझे क्या करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। तो आज तमाम वो प्रश्न आ रहे हैं जो कि सीधे सीधे NBFC फाइनेंस से जुड़े हुए, बैंकों से जुड़े हुए जो है हमारे पास आते हुए। महिंद्रा फाइनेंस के शेयर पे नजर डालें, 295 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, और इनकी ख़रीद का भाव जो है वो इन्होंने 310 रुपये बताया है हमें। तो इनको करीब 15 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। नज़रिया हमें नहीं पता है, आज ज़रूर आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, होल्ड कर सकते हैं M&M फाइनेंशियल अभी? विपुल जी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, और वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी है अगर ये रेट कट वगैरह होता है तो। जैसा कि आपने एसबीआई कार्ड की बात की, M&M फाइनेंस का भी एक मेजर बेनिफिशियरी है, और इसका फंडामेंटल्स भी मैं थोड़ा डीपली ट्रैक करता हूँ। ये अपने ऑटो सेगमेंट के फंड लोन्स में भी काफी अच्छा कर रहा है, तो मुझे लग रहा है M&M फाइनेंस काफी अच्छा करेगा आने वाले दिन में भी। एक ही चीज का इनको ध्यान रखना है, 287 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है और कंटिन्यूस 4 दिन से उसी के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो स्टॉक के लिए काफी अच्छा है। तो जब तक 287 288 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, वापस मुझे लग रहा है 315 320 जो इनकी बाइंग है वापस आ सकता है। पर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का ध्यान रखें, और 287 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 287 का एक स्टॉप लॉस अवश्य रखें, और आप सभी से निवेदन है कि जिस तरीके का बाजार का माहौल चल रहा है, स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं, क्योंकि कोई नेगेटिव खबर सेंटीमेंट ख़राब कर सकती है। मेक और ब्रेक की स्थिति पे बाजार इस समय खड़ा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि जो है अगर स्टॉप लॉस टूटा तो आपको फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, लेवल्स जो है वो नोट करके रखिए। जय दास जी कह रहे हैं कि विपुल सर, मेरा सवाल अब तो ले लीजिए। ले लिया सर, और बहुत सारे सवाल आपने भेजे हैं, लेकिन उनमें से 2 सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इस पर और भी बहुत लोगों के प्रश्न हैं। एक तो है हुडको, जो कि इन्होंने लिया हुआ है 247 के आसपास, 100 रुपीज़ पे हुडको लिया हुआ है, और 100 शेयर इनके पास हैं 247 के भाव पे, माफ़ कीजिएगा। और दूसरा NBCC 119 रुपये पे ले रखे हैं। पहले हुडको पे आते हैं। हुडको में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है, और अभी इस शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो आज जो है 208 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 13 साढ़े 13% के आसपास की गिरावट, पिछले 6 महीने में 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या करना चाहिए सर हुडको में इतनी पिटाई के बाद? इन्होंने लिया हुआ है 247 पे, 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। क्या वेट करें, निकलें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? विपुल जी राइस पे निकलना चाहिए। 235-40 का पिछली बार भी मैंने कहा था, वो उसी के राइस पे निकले। स्टॉक थोड़ा ऊपर भी आया था, 240 तक गया था, फिर वहां से एक स्टीप फॉल देखने को मिला बजट के दिन। तो 235 240 बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा इजीली स्टॉक जाएगा। तो राइस पे डेफिनेटली एग्जिट करना है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर भी वीक है। स्टॉप लॉस 198 के आसपास है, तो पहला तो सपोर्ट 203 है, 203 के आसपास 198 है, तो अपने फाइनेंशियल आप कह सकते हैं लेवल्स के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मेरी राय ये रहेगी 198 का स्टॉप लॉस लगाएं, वही इसका बड़ा सपोर्ट है। 230-35 भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। स्टॉक का स्ट्रक्चर साइडवेज तो वीक नजर। 230-35 के आसपास मिलता है तो संतुष्ट हो जाइए। नीचे की तरफ जो 198 का स्टॉप लॉस बताया गया है, उस पर अवश्य फोकस कीजिए। एक NBCC पे भी राय जानना चाहेंगे सर, जो कि इन्होंने लिया हुआ है 119 रुपए के भाव पर। 180 शेयर जो है इनके पास है, और अभी अगर हम देखें तो NBCC का शेयर का जो भाव है वो 93 रुपये के आसपास आ चुका है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आज 1.5% की गिरावट है इसमें। तो मुझे स्टॉक थोड़ा बेस अच्छा बना रहा है, और रिसेंट मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक ऊपर का रुझान दिखा सकता है। एक ही दिक्कत है, स्टॉक का स्ट्रक्चर एकदम सपोर्ट के आसपास से, अगर यहाँ से चलेगा तो काफी अच्छा चल सकता है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, 90 और 89 ही बेटर इसका सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 89 और 90 दोनों बड़े लेवल्स है। 89 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। वैसे स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे 100-102 तक वापस जाना चाहिए। एक ही चीज का और ध्यान रखें, इसका बिजनेस जो है दिल्ली में ज्यादा है, और दिल्ली के इलेक्शंस के आउटकम आने हैं, जो कि कल आते हुए नजर आएंगे। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, रिफॉर्म्स आते हैं, तो स्टॉक के लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक नॉर्मली मैं एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 89 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है 100-102 तक स्टॉक बाउंस हो सकता है। ठीक सर। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव जो हैं जुड़े हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए। राजीव जी नमस्कार। राजीव सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। उनसे हम बातचीत करेंगे, और इस बीच तब तक दूसरा सवाल ले लेते हैं। हमें जो प्रश्न भेजा गया है, अगला प्रश्न जो है वो KRBL को लेकर के सोहेल जी जानना चाह रहे हैं
कि इसमें अगर एंट्री करनी हो तो किन लेवल्स के ऊपर एंट्री करनी चाहिए KRBL पे। क्या सलाह रहेगी सर? KRBL अगर हम देखें अभी क्या फ्रेश एंट्री के लिए 5-5.25% आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है KRBL में। अभी क्या करना चाहिए सर? रीज़न हमें नहीं पता कि आज क्या कुछ यहाँ पर कारण रहे हैं, लेकिन काफ़ी मोमेंटम तेज बनता हुआ फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं इस तेज़ी में, करनी चाहिए? विपुल जी, अगेन मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट्स थे कल या परसों या आज आने, तो आई डोंट नो, इस वीक में इसके रिजल्ट जरूर थे, तो उसका मोमेंटम हो सकता है स्टॉक में नजर आए, पर उसमें एक बार चेक करना जरूर पड़ेगा। पर स्टॉक एकदम बुलिश है और डिप में इसको बाई करना चाहिए। आज ही स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आया है, तो अगर 300 या 297 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री रहेगी। करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, थोड़ा 5% ऊपर है, और 297 के आसपास ऐड करें। पोजिशनल टारगेट 318 320 तक बन सकता है। 320 इसके रिसेंट हाइज है, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दिसंबर के मिड में बने थे, तो 320 तक के टारगेट रहेंगे और 292 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो डिप में जरूर स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। गिरावट में बाय कर सकते हैं, ये सलाह आपके लिए फ़िलहाल के लिए है। सैयद हैदर इकबाल साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर, पता नहीं क्यों आज तो गेल की बैंड बज गई है। मैंने 177 पर बाय किया था डिविडेंड के लिए, लेकिन अब इसमें शॉर्ट टर्म व्यू दे दीजिए। 185-190 का लेवल कब देखने को मिल सकता है? तो गेल पे ख़रीदारी इन्होंने की है और आज की इस गिरावट पे थोड़ी सी चिंता इनको यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि अब क्या करना चाहिए। और अभी जो भाव है वो 3.5% के आसपास की गिरावट, 172 का भाव आ गया है। इन्होंने डिविडेंड के भरोसे, डिविडेंड के बारे में सोच करके इन्होंने ख़रीदा था। सर, आज से ये एक्स डिविडेंड भी हो रहा है, क्या उसका असर है या और कोई कारण है? आप कैसे देख रहे हैं गेल को? मुझे अगर आपने सही कहा, ये एक्सडेट हुआ है आज। एग्जैक्टली कितना डिविडेंड है मैंने देखा नहीं है, तो वो एक जरूर कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ये डिविडेंड के बाद गिरा है। पर टेक्निकली सपोर्ट के आसपास है, 165 170 इसका बड़ा सपोर्ट है, और वीकली में भी देखिए तो उसी के आसपास के सपोर्ट्स बने हैं। तो अभी तो एग्जिट की राय नहीं है। 165 का स्टॉप लॉस लगाए। 165 का लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च 2024 के लोस के आसपास वापस ही आ चुका है और वहीं से रैली शुरू हुई थी। तो 165 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कितना ऊपर जाएगा इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी डाउन है। टारगेट की जहां तक बात है, 182 184 ये मैक्स टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वो उसके आसपास आएगा तो रिव्यू करेंगे। पर 165 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। जी, चलिए, इस बीच संजीव घोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजीव जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बोल रहे हैं संदीप जी आप? मैं पिलानी राजस्थान से बोल रहा हूँ, बीट्स पिलानी से बोल रहा हूँ साहब। अच्छा, आपको मोदी कोच में बहुत अच्छा लगते हो साहब आप बोलने के लिए। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। घोष साहब, क्या करते हैं आप? सर, मैं बिरला बालिका विद्यापीठ में स्विमिंग कोच हूँ साहब। अच्छा, स्विमिंग कोच हैं आप, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हालांकि तैराकी मुझे भी नहीं आती है, तो जब भी राजस्थान आएंगे तो आपसे कोशिश करेंगे 1-2 टिप्स सीखने की तैराकी की, तो आप मुझे भी थोड़ा बहुत सिखा दीजिएगा। जी, कैसे लग रहे हैं सर कार्यक्रम हमारे आपको? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मानी 9 से देख रहा था, आपको बीच में नहीं देखा ना। जो आप जो पहले बोलते हो शुभ सकाल, शुभ रात्रि, ऐसे बोलते हो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है साहब। अपनापन महसूस होता है आपसे बात करके। अरे सर, थैंक यू अपने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का प्यार जब मिलता है। तो अब चूंकि आप राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो राजस्थान में पिलानी में के अंदर इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी ही है सर। और हम लोग मिलकर के इसका देखता हूँ, सबको प्रेरित भी करता हूँ, जो भाई कहीं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाले। थैंक यू सर। आज क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं सर आप? और रहने वाले आप कहाँ पे, मतलब पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से? हाँ सर, पश्चिम बंगाल से हूँ, प्रॉपर कैलकाटा से हूँ। काम के सूत्रों में मैंने यहाँ पे रहता हूँ सर। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। वो आपकी बातचीत की जो मिठास है ना, उससे लग गया था कि आप पश्चिम बंगाल से हैं। बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा तो सबसे पहला वाला जो है, आप लोगों का आभारी हूँ। मैं मणिकंटन से अंशुल जैन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उन्होंने जो बोलता है मैं वही काम करता हूँ। तो मेरा अभी भी पोर्टफोलियो 8% प्लस में है। 8% प्लस में, चलिए बहुत अच्छी बात है। 8%। ओके 8%। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा जो सवाल है सर, आइडिया फोर्स में
जी मैंने 850 का लिए रखा है 50 शेयर सर, उसमें क्या करना है? और पारा केबल मैंने 95 रुपीज में 100 शेयर ले रखा है सर। आइडिया फोर्स के ये रेट क्या दो बताया सवाल आपने, है। किस रेट पे लिया है सर? आइडिया फोर्स 850 पे लिए रखा है, 850, 850। 850, तो वहां से तो हाफ हो गया सर आपका भाव। हाँ जी सर, मैंने ना सर इन्वेस्ट करता हूँ, अभी भी मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा, जो उनसुल सर वहाँ जहाँ पे बताएंगे वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लॉस जैसे आपका, आज भी मैंने लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आपको कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाना चाहिए था। अब एक महीने के अंदर ही 27% करेक्ट हो गया आइडिया फोर्स तो। अब पूछते हैं अरुण जी से वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। सर नतीजे जो हमने देखे, नतीजे जो है कंपनी के अच्छे नहीं रहे थे, और यहाँ पर हाल फिलहाल में बहुत सारे कुछ बड़े फंड से कुछ उन्होंने भी अपना हिस्सा बेचा था। आप कैसे देख रहे हैं सर आइडिया फोर्स को, अभी क्या करना चाहिए? लॉस में काफ़ी ज़्यादा है। विपुल जी, अगेन काफी लॉस ऑलमोस्ट देख लिया, ऑलमोस्ट 200 रुपए का फॉल हो चुका है। वैसे अगर ओवरऑल चार्ट देखते हैं विपुल जी, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है कि जब से लिस्ट हुआ है अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, और अभी सपोर्ट अगर नीचे का निकालना भी काफी मुश्किल है। अगर थोड़ा अगर लेवल्स निकालते हैं, एक्सटेंशन निकालते हैं, तो 410 के आसपास इसका सपोर्ट है, पर ट्रेंड काफी डाउन है। और अगर आप 3 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 दिन में ही आप कह सकते हैं काफी ये स्टॉक 480 से 440 के आसपास आ चुका है। अगर 2 या 3 हफ्ते की बात करें तो 580 से 445 आ चुका है, तो कोई रेस्पाइट नहीं है स्टॉक के लिए। मेरे ख्याल से एक ही इनके लिए राय रहेगी, एक बाउंस अगर आता है वापस 525 530 तक, जो कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि 3 हफ्तों से लगातार गिर रहा है, तो वहां पे अपने पोजीशंस के धीरे धीरे एग्जिट कर ले। नीचे में 410 420 वो एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है एक्सटेंशन के हिसाब से लेवल है, तो 410 के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पर स्टॉप लॉस इसीलिए लगाने की मैं राय दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉक का डाउन ट्रेंड काफी ओपन है, अभी तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है। और जहां तक ऊपर की बात है 530 तक मुझे लग रहा है एक मोमेंटम ड्यू है, वहां तक आता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। ठीक सर, तो ये राय आपके लिए फ़िलहाल के लिए है आइडिया फोर्स को लेकर के। लेकिन जैसा कि हमने आपको वादा किया था जिस दिन हमने अपना ये चैनल लॉन्च किया था कि अभी तो बस संगड़ाई है, बहुत सारे सेगमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं जिसके सीधा सीधा लाभ आपको मिल सके। और इसी क्रम में अभी हमको 1.5 हफ्ते पौने 2 हफ्ते हुए हैं इस चैनल को लॉन्च किए हुए, लेकिन इस सोमवार से हम एक नया शो लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी बाज़ार खुलने से पहले। जी हाँ, 8:45 पर हमारा खास पेशकश, चूक ना जाना। कहाँ से चूक बन जाना? निफ्टी के लेवल से चूक ना जाना। निफ्टी के अंदर इंडेक्स के लेकर के किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, कौन से लेवल पे आपको जो है खरीदारी करनी है, कहाँ पे शॉर्ट करना है, इन तमाम लेवल्स की जानकारी राजेश बंसल जी के साथ आप देख सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:45 बजे हम खास पेशकश लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। अब तक हम 10 बजे से अपना प्रोग्राम लेके आते थे, लेकिन 8:45 बजे हम आपको बताएंगे कि निफ्टी के लिए बाज़ार खुलने से पहले निफ्टी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। तो इंडेक्स पर रणनीति बताएंगे और कोशिश ये करेंगे कि वहाँ पर जो लोग हमारे ट्रेडर लोग हैं जो कि इंडेक्स को लेकर के लगातार पूछ रहे थे कि इस पर लेकर के कोई प्रोग्राम आप आइए, तो आपको बता दें सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:45 पर राजेश बंसल जी हमारे साथ होंगे और सिर्फ इसी मंच पर उपलब्ध रहेंगे वो, और वो आपको निफ्टी की स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, इंडेक्स पे क्या करना है, और आपको चूकना नहीं है। तो जुड़ जाइए सुबह अगर रणनीति बनानी हो हमारे साथ तो। चलिए, लीना देशमुख जी ने प्रश्न अपना भेजा है। लीना जी ने पूरा पोर्टफोलियो ही भेज दिया हमें। इतने सारे शेयरों पे तो बातचीत नहीं हो पाएगी लीना जी, लेकिन हाँ, लीना जी जानना चाह रही हैं कि टाटा पावर के अंदर क्या एवरेजिंग की जा सकती है। आईओसी में जो है इनका प्रश्न है, आईओसी, एनएमडीसी, टाटा स्टील, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन टाटा पावर और आईओसी पे बातचीत कर लेते हैं अरुण जी के साथ। सर, टाटा पावर में एवरेजिंग करना चाह रही हैं और आईओसी को में भी एवरेजिंग करना चाह रही हैं, और आईओसी पर दीपक गुप्ता जी का भी सवाल है। उनके पास 124 के भाव पे उन्होंने आईओसी ले रखे हैं। क्या सवाल, क्या टिप्पणी रहेगी सर पहले तो आईओसी को लेकर के, और उसके बाद से करंट लेवल पे आज की तेज़ी को देखते हुए क्या टाटा पावर में एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं? विपुल जी, 100% दोनों स्टॉक में करनी चाहिए। एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, टाटा पावर हम पिछले कुछ दिनों से दिला रहे हैं, स्टॉक वहीं पे है, कोई मोमेंटम अभी आया नहीं है, पर 370 360 एक अच्छा जोन है, तो डेफिनेटली एवरेजिंग करें। एफ एंड ओ की ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा, एफ एंड ओ की ट्रेड है तो उसका एक मैकेनिज्म कंप्लीटली डिफरेंट है।
पर अगर कैश में प्योर पोर्टफोलियो के लिए लेना है, एवरेज करना है, तो दोनों स्टॉक कर सकते हैं। टाटा पावर 350 360 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आईओसी 120 से 125 के आसपास अच्छे बेस है। तो दोनों स्टॉक पे डेफिनेटली बाई कर सकते हैं और एवरेज भी कर सकते हैं। व्यू थोड़ा लंबा रखें, लंबा व्यू रखेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, व्यू थोड़ा लंबा रखें तो अच्छे पैसे बनेंगे। दोनों पर ही एवरेजिंग की सलाह है आपको, आईओसी पर भी और टाटा पावर को लेकर के भी। और जो हमारे दूसरे दर्शक थे जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा हुआ है, उनके लिए भी ये सलाह यही है कि आप जो है अभी होल्ड करके चलिए। 124 के भाव पर आपके पास है। वह 1 साल का नज़रिया है सर दीपक जी का, होल्ड ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। 100% होल्ड करना चाहिए। और वैसे भी विपुल जी, एक चीज जो हम एक बास्केट काइंड ऑफ बनाने वाले हैं पावर स्टॉक्स पे अहेड ऑफ समर सीजन। यूजुअली पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनता है, तो पावर स्टॉक्स में तो डेफिनेटली होल्ड की राय रहेगी। आईओसी भी अपने बड़े करेक्शन के बाद नीचे आ रहा है और क्रूड पे भी मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है, तो आईओसी भी मुझे लग रहा है आने वाले दिन में अच्छा बनेगा। ठीक, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो आदर्श पांडे जी, जिन्होंने कि हमें 100 रुपये भेजे हैं, तो आदर्श जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे कि हम आपको सुपर चैट भेज रहे हैं लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं, तो अपने दर्शकों को बता दें कि अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो आप जो लोग पैसे भेजना चाह रहे हैं वो भेज रहे हैं। तो आदर्श जी ने सवाल जो भेजा है वो अदानी पोर्ट्स को लेके भेजा है। 120 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 1378 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं और करें क्या इस पर एवरेज किया जा सकता है क्या। अदानी पोर्ट सर आपका पसंदीदा शेयर रहा है अदानी समूह के अंदर जब भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, लेकिन थोड़ी सी थकावट सर अदानी पोर्ट में अब आती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ जाता है तो लगता है शायद महत्वपूर्ण लेवल क्रॉस होंगे, फिर या तो कोई खबर आ जाती है या बाजार का ही सेंटीमेंट ख़राब हो जाता है। अब 11 साढ़े 1100 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद 1300 के ऊपर की है। आपका सजेशन क्या रहेगा अदानी पोर्ट को लेकर के, एवरेज करना चाह रहे हैं? विपुल जी, वैसे स्टॉक अभी साइडवेज है, पर 4 दिन से मोमेंटम काफी अच्छा है। 1050 से ऑलमोस्ट 1150 के आसपास आ चुका है, तो डिप में एवरेज करें 1100 के आसपास भी एक अच्छा लेवल है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक वापस नहीं आएगा, 1100 तक एक बार फिसल सकता है, क्योंकि साइड स्टॉक में अभी भी ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है कि वापस एक ही तरफ ऊपर जाएगा। तो 1100 के आसपास आता है तो इसको एवरेज करें। ओवरऑल ग्रुप में मुझे ये स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद है, तो इस पर मेरी पॉजिटिव राय है। अगर यहाँ से 1100 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एवरेज करके अपने स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल सकते। ठीक, इस बीच जो है हमारी एक दर्शक हैं सबिहा सैयद जी, उनका प्रश्न आया है हमारे पास। और सबिहा सैयद जी जानना चाह रही हैं ग्लोबल हेल्थ के बारे में और कह रही हैं कि इन्होंने ग्लोबल हेल्थ के शेयर ले रखे हैं, इसका टारगेट बता दें। इन्होंने 1196 पे ख़रीदा हुआ है ग्लोबल हेल्थ का शेयर। अगर आप ट्रैक करते हो सर तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे ग्लोबल हेल्थ पे? तो मुझे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए ग्लोबल हेल्थ। मेदांता जो शेयर है, मेदांता जिसके नाम से हम इसको जानते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 1200-1220 की तरफ बढ़ सकता है। टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली भी काफी अच्छा मुझे स्टॉक नजर आ रहा है, तो होल्ड करें। इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो 1120 के आसपास लगाए। 1200 और 1220 ये दो ऊपर में टारगेट। ठीक है सर। इस बीच जो है आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। इस समय बहुत लोगों की जो सवाल हैं रेलवे को लेकर के, उसमें कोई परिवर्तन है सर आपके व्यू में? हालांकि हम लोग काफ़ी बात करते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद सवालों की झड़ी रहती है। IRFC RVNL को लेकर के कोई व्यू में बदलाव और अभी क्या करना चाहिए? बजट भी गुजर चुका है, तो ऐसे में कोई स्ट्रेटजी बदलना चाहेंगे आप? इनके पास है उनके लिए जी लॉन्ग टर्म में कोई बदलाव नहीं है स्ट्रैटेजी में, अभी भी क्लियर है। लॉन्ग टर्म में होल्ड की सलाह है, पर दिक्कत एक ही चीज है। दो चीजें हुई है इस बजट में। एक तो रेलवे में एलोकेशन अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पर बजट में उसका नाम नहीं लिया गया, इसी वजह से थोड़ा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। सेकंड चीज यही है, काफी मार्जिन ट्रेडिंग में भी ये स्टॉक्स रहते हैं, क्योंकि ये सबके ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स है, तो बजट के बाद वहां से भी एक सेलिंग देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म पर अभी भी कोई राय में चेंज नहीं है, अभी भी होल्ड की राय है। और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं या फिर पोजीशंस की एग्जिट होना कह सकते हैं, इसी वजह से प्रेशर है। पर लॉन्ग टर्म में मेरी अभी भी वही राय है, जो होल्ड किया है उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और हमारे साथ अगले दर्शक राठौर साहब मौजूद हैं। राठौर जी, दिनेश राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं राठौर साहब? कहाँ से बोल रहे हैं? सर भोपाल से बोल रहे हैं सर। भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। और बताइए क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम?
सर बहुत बढ़िया, मैं लगातार देखते रहता हूँ। अंशुल जी भी आते हैं, जी। उनको भी देखता हूँ। थैंक यू, बहुत सर, बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। दो तीन स्टॉक फंसे हुए हैं, जिसमें से मैं एनएफएल और आरवीएनएल और आरबीएल और SW16 ये 4 हैं। ठीक, एनएफएल और आरवीएनएल पे बात कर लेते हैं। अभी आरवीएनएल पे अभी बात हुई है, उस पर हम आपको एक फिर से एक जो है छोटी टिप्पणी दिलवा देंगे। अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे थे आरवीएनएल पे। एनएफएल किस रेट पे जी, लिए हैं आपने? सर 180 शेयर है मेरे पास और 141 के रेट से। 141 के रेट पे आपने ले रखे हैं, और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे सर आप? सर होल्ड की ऐसे कोई लिमिट नहीं, पर 6 मंथ भी कर सकते हैं। 6 महीने भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। 141 पे लेकर के अभी 102 का भाव आप देख रहे हैं। और आरबीएनएल किस रेट पे लिए हुए हैं? सर आरबीएनएल मेरे पास 560 के हैं सर। 560 के, ओहो, यहाँ तो आपको 150 से ज़्यादा 160 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। जी। चलिए जी। पूछते हैं सर, एक तो एनएफएल में नुकसान हो रहा है इन्हें ठीक ठाक, आरवीएनएल में जो है 150 रुपये से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। इन दोनों में ही काफ़ी लॉस में है। क्या अपनी कीमत को कम करने के लिए एवरेजिंग करनी चाहिए? देखिए विपुल जी, अगर एनएफएल में करना चाहें तो कर सकते हैं। बड़े सपोर्ट के आसपास है, 100 रुपीज या 97 के आसपास का बड़ा सपोर्ट है। तो एनएफएल में अगर ये एवरेजिंग करना चाहे तो करें। 97 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अभी भी मुझे लग रहा है अपने बड़े मूविंग एवरेजेस के आसपास है, तो उसको डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। आरबीएनएल को फिलहाल ना अवॉइड करें, क्योंकि अभी भी ऐसे कोई मोमेंटम नहीं बना है जब आपको एवरेज करना चाहिए। चार्ट अभी भी साइडवेज है। काफी दिनों से स्टॉक 380 और 440 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बजट के पहले 480 तक गया था, पर वापस अब 400 के आसपास आ चुका है। तो अभी आरबीएनएल में कोई ऐड या एग्जिट की सलाह नहीं है, जैसा होल्डिंग है वैसे ही रहने दें। पर आपको अगर एनएफएल में ऐड करना चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। 97 का स्टॉप लॉस लगाए। आरबीएनएल की जहां तक बात है, अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 380 के आसपास लगाए। वैसे स्टॉक साइडवेज है, ऐसा कोई मोमेंटम नजर नहीं है। ठीक है सर, चलिए और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। नवा कुमार चक्रवर्ती जी का प्रश्न आया है हमारे पास, और चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं विपुल सर एंड अरुण सर, ग्लैड टू सी यू बोथ अगेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। चलिए सर, कोई बात नहीं सर, थोड़ा देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं हम लोग, और आपसे बातचीत हो रही है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। इनका ये सर कह रहे हैं कि ये कोयम्बटूर से हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर इनका अपना प्रश्न भेजा हुआ है। 328 के भाव पर लिए हुए हैं, 300 शेयर इनके पास अभी हैं। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर, वो चल रहा है 246 का। आज 2.25% के आसपास की मजबूती हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल रही है। आज ओवरऑल मेटल पैक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है सर कॉपर का? अभी क्या हिंदुस्तान कॉपर को होल्ड करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए चक्रवर्ती साहब के लिए एक चीज अच्छी है, कोइंसिडेंसली आज मैं सुबह से स्टॉक देख रहा था, रिकमेंड नहीं किया है, पर स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है, क्योंकि एफ&ओ में भी है, डेटा काफी अच्छा बन रहा है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। एक लेवल जो मैंने प्रॉपर्ली नोट करके रखा है, 252 का लेवल है। वो एक उसका ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर जाता है तो एक एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने सुना इनकी बाइंग प्राइस 300-320 के ऊपर है। एक्जैक्ट मैं सुन नहीं पाया, पर 300 के ऊपर मुझे लग रहा है इनकी बाइंग है। तो 252 के ऊपर निकलेगा तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। तो टेक्निकली भी साउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। 252 के ऊपर इसको एवरेज करके भी चल सकते हैं। 252 के ऊपर इसको एवरेज करके भी चल सकते हैं, ये राह आपके लिए है। और आज एक शेयर जिसमें काफ़ी शानदार मोमेंटम है, जिस पर सवाल आ रहे हैं, वो है चंबल फर्टिलाइज़र। हमारे पास सादाब आलम साहब का सवाल आया है, प्लीज़ चंबल फर्टिलाइज़र पर व्यू दे दीजिए। 50 शेयर है 541 पे, आज महीनों बाद रेट आया है, और इसमें एग्जिट कर लें या फिर क्या करें, प्लीज़ व्यू दिलवा दीजिए। बिल्कुल दिलवाते हैं सर। दूसरा शिवांश कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, चंबल फर्टिलाइज़र इनका भाव और कम का है, 522 के रेट पे ख़रीद है, एक स्टॉप लॉस और टारगेट दे दीजिए। तो चंबल के अंदर जो इस समय दंगल मचा हुआ है, उस पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 5.25% की अब मजबूती देखने को मिल रही। 547 का भाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है सर। क्या करें सर, चंबल फर्टिलाइज़र में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर के? आज काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नतीजे अच्छे रहे थे दूसरी तिमाही के। विपुल जी आपने एकदम सही कहा, नतीजे 2 या 3 दिन पहले आए थे, जितना और काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने को मिले। और 6 दिसंबर के हाइस 550-552 के आसपास है। तो काफी लोगों की पोजीशंस भी यहाँ पे अटकी थी, क्योंकि मोमेंटम काफी फास्ट था। वापस से स्टॉक
450 तक जाके आया, तो मुझे लग रहा है अब की बार ये स्टॉक निकलना चाहिए और 600 की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि 3 दिन से मोमेंटम अच्छा है और राइजिंग वॉल्यूम्स है, तो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से मोमेंटम बनाएगा और 590 और 600 तक जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं या फिर आप पोजिशनल स्टॉप लॉस भी 535 के आसपास लगा के चले। मुझे लग रहा है स्टॉक 590-600 तक नेक्स्ट वीक में जाना चाहिए, वहां पे आएगा तो एक बार रिव्यू करेंगे, अगर शॉर्ट टर्म पोजीशंस लिया है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हैं। ठीक है सर, 590-600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस बीच बढ़ते हैं, इस बीच अगले दर्शक के पास और उनका प्रश्न लेते हैं। और रितेश जी हमारे साथ हैं और नई दिल्ली से ही हैं रितेश जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून विपुल सर, गुड आफ्टरनून अरुण सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून सर। रितेश जी कैसे हैं? और आप तो देश की राजधानी से यहीं से बोल रहे हैं, बताइए सर क्या करते हैं आप? मैं आईटी इंजीनियर हूँ सर। आईटी इंजीनियर हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। कैसा चल रहा है कामकाज, सब बढ़िया? यस ठीक सारी सर। चीजें बढ़िया। जी और बताइए। एक चीज आपके बारे में तारीफ करना चाहूंगा कि आपके बोलने का अंदाजे बयां ऐसा है कि रेड पोर्टफोलियो भी ग्रीन दिखाई ले रहा है। अरे सर थैंक यू सर। और ये जो आपने शब्द इस तरह के आप बोलते हैं ना सर, और इस तरह की जो टिप्पणियां हमारे दर्शक करते हैं, वो यही वजह है जिसकी वजह से हमेशा मन प्रफुल्लित रहता है और एक ऊर्जा बनी रहती है। तो थैंक यू सर आपका, और आप जैसे तमाम दर्शकों का जो इतना प्यार देते हैं और इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बताइए सर आज क्या सेवा की जाए, क्या प्रश्न है आपका? जी अरुण सर का और अंजुम सर दोनों का मैं फैन हूँ, दोनों को मैं बहुत लगातार फॉलो करता हूँ। चलिए थैंक यू सर। और अरुण जी को बता देते हैं, अरुण तक मेरे ख्याल से आवाज़ पहुँच गई होगी, बड़े प्रशंसक हैं अरुण जी आपके ये, और जो अंशुल जैन जी आते हैं उनके ही बड़े प्रशंसक है, बहुत अच्छी बात है। और बताइए सर क्या सवाल आप इनसे पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास कैंटा बिल के 327 के रेट पे 327 के रेट पे 327? यस सर, 327 के रेट पे 120 शेयर है। 120 से तो- कब, अभी हाल फिलहाल में लिए हैं क्या सर? यस सर करेक्ट। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? अब ये वाली स्टोरी जो कंजप्शन वाली स्टोरी जो प्ले हो रही है, अब इसी स्टोरी को प्ले करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये आप बताइए कि मैं 6 या 7 मतलब साल भर तक का है जी जी। थीम तो आपने अच्छी पकड़ी है, थीम आपने काफ़ी अच्छी पकड़ी है। अब ये देखना है कि शेयर अच्छा पकड़ा है कि नहीं। आज 2.5% की मजबूती कैंटाबिल रिटेल में देखने को मिल रही। 327 पे आपने लिया हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले इसने 330 का लेवल टेस्ट किया है कैंटाबिल रिटेल का शेयर। सर अभी इन्हें क्या करना चाहिए? होल्ड कर सकते हैं 6-8 महीने साल भर। जो बजट अनाउंस हुआ उसके बाद से इन्होंने जो एनालिसिस किया और जो हम लोग बातचीत करते हैं, कंजम्पशन से जुड़े हुए शेयर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उसके चलते इन्होंने कैंटाबिल में पैसे लगाए हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी कैंटाबिल रिटेल को लेकर के? विपुल जी, पहले तो रितेश जी को थैंक यू और गुड आफ्टरनून। सेकेंडली इन्होंने काफी अच्छी एनालिसिस की है। रिटेल क्लोथिंग बिजनेस में आप कह सकते हैं एक अच्छा नाम है और कंपनी का ज्यादा जो ओवरऑल बिजनेस है वो नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि इस कंपनी को मैं डे टू डे ट्रैक जरूर करता हूँ। टेक्निकली काफी साउंड है, इन्होंने बाइंग थोड़े ऊपर की है, पर अभी भी ये स्टॉक का ट्रेंड मजबूत है। एक ही चीज का इनको ध्यान रखना है, थीम अच्छी है और रिजल्ट्स अच्छा आते रहेंगे तो स्टॉक में मोमेंटम बनता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में अभी भी होल्ड करने की सलाह है। कोई एग्जिट के फंडामेंटली या टेक्निकली कोई ट्रिगर नहीं है। एक इनको सलाह है कि रिजल्ट जरूर ध्यान रखें, रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे तो स्टॉक का चार्ट भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल कोई स्टॉप लॉस देने की मुझे नहीं लग रहा कोई जरूरत है, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा चल चुका है। पर रिजल्ट्स और इवेंट ये दोनों पे जरूर ध्यान रखें। स्टॉक भी अच्छा चुना है, सेक्टर भी अच्छा चुना है। जहां तक रेजिस्टेंसेस की बात है, टेक्निकली अगर थोड़ा फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो 345 और 355 ये ऊपर में इसके टारगेट्स है, वहां तक हो सकता है स्टॉक जाता हुआ नजर। जी चलिए, तो ये राय जो है निकल करके आती हुई कैंटाबिल रिटेल को लेकर के। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में दर्शक हमारी जो पेरेंट कंपनी है अमर उजाला, जिस पर हम साइमल कास्ट कर रहे हैं, यानी कि एक साथ वहाँ पर भी लाइव में है और यहाँ पर भी द बोनस पर भी लाइव है, तो जो लोग वहाँ पर हमें देख रहे हैं उन सबसे ये अनुरोध है कि आप उस चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जो बिजनेस से जुड़े कंटेंट हैं, हमारा एक जो कार्यक्रम है वो सिर्फ द बोनस पर मिलेगा। तो आप YouTube पर जाएं और द बोनस टाइप करें, उसमें आपको जो है ये जो येलो कलर का लोगो है वो आपको जहां दिखाई दे उसको आपको सब्सक्राइब करना है। और आने वाले दिनों में हम इसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। वहां पर हो सकता है साइमलकास्ट कुछ दिनों के बाद जो है वो बंद हो जाए, लेकिन
द बोनस पर आपको लगातार निर्बाध रूप से जो है ये सेवा उपलब्ध रहेगी। तो @AU द बोनस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहां आपको घंटी दिखाई दे बेल आइकन बजा दें, ताकि जब हम कोई नया कार्यक्रम लेकर के आएँ तो आपके फ़ोन में जो है तुरंत अलर्ट आ जाए कि आपके लिए जो है नया कार्यक्रम जो है वो आ चुका है। तो आप सभी से निवेदन है, और इस कार्यक्रम को, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप सभी दर्शक जो है हमारे माध्यम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, लगाइए, अपनी ट्विटर फेसबुक आईडी पे शेयर कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हैं और लगातार हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो डिस्कस करते हैं। दीपेश कौंडल जी ने सवाल भेजा है, कह रहे हैं हिमाचल से हैं और स्पाइस जेट के ऊपर इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। एक सेकंड, शायद इनका प्रश्न जो है वो मुझसे मिस हो गया, लेकिन स्पाइस जेट को थोड़ा डिस्कस करते आ गया जी। स्पाइस जेट जो है इन्होंने ख़रीदा हुआ है 385 शेयर इन्होंने जो है 72 पे लिए हुए हैं और ये जानना ही चाह रहे हैं एवरेज करें या फिर नहीं करें, अभी क्या सलाह रहेगी। और भी बहुत सारे सवाल हैं सर दीपेश जी, लेकिन माफ़ी चाहेंगे सारे सवाल डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पाइस जेट को डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो थीम टूरिज़्म की चल रही है उसका जो है निश्चित रूप से लाभ जो है वो स्पाइस जेट को मिलेगा। 4950 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ और आपकी जो ख़रीद है सर वो 72 की है, तो अभी इनको फ़िलहाल के लिए नुकसान हो रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी स्पाइस जेट पे? अगेन विपुल जी, स्टॉक काफी गिरावट दिखा चुका है और रिसेंटली एक आप कह सकते हैं एक बड़े सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 45 और 43, 43 या 45 आप बात करें, इसी के आसपास का बड़ा सपोर्ट है और यहाँ से चांसेस है कि स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है अभी एकदम बेस के आसपास है। तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह तो नहीं है, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, इसमें कोई खरीदारी की भी सलाह नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है। 45 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, पर 45 के नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। ओवरऑल चार्ट साइडवेज है, ओवरसोल्ड जोन में है, इसलिए एग्जिट की सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 45 के नीचे जाएगा तो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और वहां से वापस स्टॉप प्राइस के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए 45 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 45 का स्टॉप लॉस अवश्य मेंटेन करें। खबरों का खेल की तरफ जाएं उससे पहले सर प्रतीक जी हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी देर से सवाल ये कर रहे हैं कि विप्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को किस लेवल पे और ऐड कर सकते हैं, जानना ही चाह रहे हैं टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या हो सकता है। विप्रो जो है हमने देखा आईटी क्षेत्र अब लगातार जो है इस वोलेटिलिटी में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या टारगेट हो सकते हैं? इन्होंने 230 के भाव पर खरीदा हुआ है विप्रो सर। अंशु सर आवाज़ मिल रही है? चलिए लगता है अंशुल जी से माफ़ कीजिएगा, अरुण जी माफ़ कीजिएगा। अरुण जी आवाज़ मिल रही है आपको? अरुण जी आवाज़ मिल रही है? लगता है संपर्क दोबारा जो है कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है, तुरंत जो है इसको समाधान इसका किया जाए फटाफट और अरुण जी से संपर्क साधा जाए। अभी अगर हम देखें तो विप्रो का शेयर 318 के आसपास चल रहा है और इन्होंने जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने ख़रीदा हुआ है प्रतीक जी ने 230 के भाव पर। तो अच्छी बात यह है, पहले दर्शक हैं आप जो आज के कार्यक्रम में जो इस समय मुनाफे में हैं, तो ऐसे ही मुनाफा आपका बढ़ता रहे और थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए। चलिए अरुण जी साथ संपर्क फिर से जुड़ गया है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे और ऐड करना चाहते हैं, जानते हैं किस भाव पे ऐड करें, और विप्रो इन्होंने 230 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं क्या टारगेट हो सकते हैं, और यहाँ पर 230 पे लेकर के इनको करीब 80-90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सर पर शेयर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी डेफिनेटली रिलायंस को ऐड कर सकते हैं, बड़े सपोर्ट के आसपास है। 1200 और 1250 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और स्टॉक अभी 1270 के आसपास चल रहा है, तो ज्यादा दूर नहीं है सपोर्ट पे। थोड़ा रिवर्सल आता है 1250 के या 1200 के बीच में मिलता है, तो ये 50 पॉइंट का एक अच्छा जोन है, इसके बीच में जरूर इसको एवरेज करें और फ्रेश एडिशन भी कर सकते हैं। विप्रो में अभी ऐड ना करें, स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इसलिए एवरेजिंग करने के लिए अभी लेवल्स काफी दूर है, पर टेक्निकली अच्छा है। और ज्यादा टारगेट की बात है 350, 370, ये दो टारगेट्स विप्रो में देखने को मिल सकते हैं, अभी 317 के आसपास है। तो विप्रो में फ्रेश एडिशन की सलाह नहीं है कि स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ है। अगर रिलायंस में 2-3% की गिरावट आती है यहाँ से तो उसको डेफिनेटली ऐड करके चल सकते। ठीक है, तो ये सलाह जो है वो विप्रो पे निकल करके आती हुई, रिलायंस पर निकल करके आती हुई